हाय मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है अनीता जी। अनीता जी आज किसी परिचय का मोहताज इसलिए नहीं है कि उन्होंने वो हिम्मत दिखाई है जो अमूमन हमारी पहाड़ी मुल्क की महिला दिखाती नहीं है। दरअसल खुर्शीद नाम के एक व्यक्ति ने इस रामनगर उत्तराखंड में सावलदे पश्चिम में इनकी प्लॉट में कब्जा कर लिया और इनकी स्कूटी पे कब्जा कर लिया है और इनको धमकी दी कि तुम धर्म परिवर्तन करो तभी तुमको वापस मिलेगा। हर किसी के मन में ये सवाल आया कि कोई खुर्शीद नाम का व्यक्ति अगर एक पहाड़ी मुल्क की महिला को ये कहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो तो दो मायने हो सकते हैं कि क्या इन लोगों के बीच में आपस में कोई दोस्ताना संबंध थे और अचानक धर्म परिवर्तन की बात कहां से आई। तो कई लोगों ने मेरे पास ये सवाल क्या कर भी आप पता करके आओ कि वास्तव में क्या महिला भी इसमें दोषी है, क्या हम इसको एक चश्मे से देख रहे हैं। हालांकि मैं खुर्शीद का भी इंटरव्यू लूंगा, उनका पक्ष भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब ये धर्म परिवर्तन वाला मसला आया, क्योंकि अभी तक जितने भी धर्म परिवर्तन के मसले आए वो लव जिहाद जैसे मसलों में आए हैं। ये मसला प्लॉट का था और स्कूटी का था, तो ऐसे मसलों में धर्म परिवर्तन का आला। ये धर्म परिवर्तन का मसला कहां से आया ये मेरे समझ में नहीं आया। सवाल यह है कि मोहम्मदन बस्ती थी तो आपको वहां पे प्लॉट लेने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन एक मुस्लिम बस्ती में एक हिंदू महिला का परिवार का प्लॉट लेना ये कोई तुक तो बनता नहीं है, तो क्यों लिया आपने वहां। कभी ऐसा मौका भी आता था कि आपके पति ना रहे हो तब आपकी आपस में बातचीत होती होगी कभी ऐसा। क्या वास्तव में कभी आप दोनों के बीच कोई ऐसे दोस्ताना संबंध रहे, बात की आपने, या आपके पति मौजूद ना रहे हो, बच्चे मौजूद ना रहे हो, कभी आप अकेले में वैसे मिलने गए हो, आपने कभी बात की हो, उससे अकेले में नहीं मिली है ये दावे के साथ कह रही है वो धर्म परिवर्तन करो। क्योंकि उसने कब कैसे और कहां पे कहा। तो आप मान लो आप धर्म परिवर्तन कर लेते तो उसका क्या जा रहा था, आप तो अपने घर रहती धर्म परिवर्तन करने के बाद भी, तो धर्म परिवर्तन क्यों चाहता था करवाना आपको। वो आपसे शादी करना चाहता था कुल मिला के, ये बात कह रही है आप। अच्छा अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं झूठ बहुत बोलती हैं, अपने कोई बात आती है अपने को बचाने के लिए झूठ बोल देती हैं। क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन की बात एक सच है। आपके 3 बच्चे हैं, तो अगर आपसे कोई कहे कि 3 बच्चे की कसम खा के बोलो कि आप वास्तव में ऐसा बोला तो आप बोल सकते हैं। आपकी छवि ऐसी बता दी गई है कि आप एक लड़ाकू महिला है। ये स्कूटी का क्या मसला है कि स्कूटी उसके कब्जे में है, वो स्कूटी किसके नाम से है, वो जो प्लॉट था उसमें सारे पैसे आपने दिए या उसको में कुछ खुर्शीद ने भी मदद की है पैसों। क्या किसी हिंदू संगठन के दबाव में है क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसे फंसाने के लिए डराने के लिए आपने धर्म परिवर्तन को झूठा आरोप तुम लगाया। सबसे बड़ी बात आई कि ढेला चौकी के जो इंचार्ज हैं विजय पाल सिंह जी, उनके सामने उसने ये बोला कि मैं आपके कपड़े उतरवा सकता हूँ खुर्शीद ने। वास्तव में ये बात हुई थी। इस तरह की बातें होती है, कई बार कोर्ट में जाके मसले जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो आप बयान दे रही हो भावना इस बयान से मुकर जाए आप। तो सुनिए आपने सवालों की चंद झलकियां जो मैंने पूछी है अनीता जी से। अनीता जी जिस पर खुर्शीद नाम के व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया है उसकी स्कूटी के लिए और प्लॉट वापस करने के लिए, आखिर को धर्म परिवर्तन कराएगा क्यों। इस तरह के कठिन सवाल मैंने पूछे हैं, वो सवाल जो आपके मन में भी होंगे वो सवाल मैंने पूछे। उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरव्यू पसंद आएगा। भले ही इंटरव्यू लंबा है लेकिन सावलदे पश्चिम रामनगर में लगभग शाम को 7 बजे मैंने उनका इंटरव्यू लिया है ताकि हर वो सच जो आपके मन में सवालों के साथ है वो सामने आए। उम्मीद करता हूं कि रवि के बिंदास बोल को जो आपका अपना चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे ताकि वो सच सामने आए, लोग जाने कि एक महिला सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, खुर्शीद को मुसलमान होने के कारण फंसाया तो नहीं जा रहा है। तो रवि के बिंदास बोल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल पूरा इंटरव्यू सुनिए, इंटरव्यू थोड़ा लंबा है पर सुनना जरूर चाहिए क्योंकि सच सामने है। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। तो अनीता जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये धर्म परिवर्तन का मसला कहां से आया ये मेरे समझ में नहीं आया। सर वो मेरे आदमी के संग पार्टनरी करते थे, तो बगीचों में हमारी पार्टनरी चलती थी। तो मेरे आदमी ने उनसे ये कहा था कि जब भी आओ तो मेरे सामने घर आना, अकेले मत आना। लेकिन जब वो आता था घर में तो मुझे उसकी आदत कुछ गंदी लगने लगी। और वो आता पति के साथ था, अकेले कभी नहीं आया। पति के साथ आता था लेकिन उसके देखने का बैठने का अच्छे व्यवहार से नहीं करता था वो, तो मुझे उसकी आदत गंदी लगी। तो मैंने अपने आदमी से कहा, मैंने कहा इससे दूर मतलब रखो, इसको घर मत लाया करो। तो मेरे आदमी ने उससे कम से कम 1.5 साल पहले मना कर दिया था कि तुम हमारे घर मत आना। लेकिन वो बीच में फिर भी 1-2 बार फोन किया, मुझे भी फोन किया था, लेकिन हमने उसके नंबर सब में ब्लॉक कर रखे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ठीक है मैं तुम्हें बाहर आके मिलूंगा। अब वो मैंने एक प्लॉट पहले लेकर डाल दिया था कभी, तो आज से 6 साल पहले। अब वो वहीं पे है जहाँ उसका घर है, क्योंकि मोहम्मद बस्ती में प्लॉटिंग हो रही थी, मैंने वहां लेकर डाला था। अब मुझे पता नहीं चला उसने कब उसमें बोर्ड बना दिए जिसमें हमारे। मेरा सवाल यह है कि मोहम्मदन बस्ती थी तो आपको वहां पे प्लॉट लेने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मेरे समझ में नहीं आया।
उस टाइम प्लॉटिंग यहाँ सस्ते पैसों में मिल जा रहा था प्लॉट। मैंने लेकिन एक मुस्लिम बस्ती में एक हिंदू महिला का परिवार का प्लॉट लेना ये कोई तुक तो बनता नहीं है, तो क्यों लिया आपने वहाँ मैंने इसलिए लिया कि बाद में इन्हीं को बेच दूंगी, मोमडनों को ही बेच दूंगी। उसके अलावा मैंने ये सोचा, मैंने कहा कभी बच्चों के काम आ जाएगा, पैसा तो खराब हो जाता है। अच्छा, क्या आपके इन खुर्शी से पहले कोई पारिवारिक संबंध थे आप लोगों के? मतलब आपने उसके आसपास प्लॉट लिया है, प्लॉटिंग कौन रहा था? तालिब प्रधान पहले तालिब प्रधान कर रहे थे, तो खुर्शीद का क्या रोल था इस प्लॉट को लेने में? क्योंकि हमने तो देखा नहीं था वो प्लॉट। अच्छा, वही प्लॉटिंग करवा रहे थे तालिब प्रधान, और खुर्शीद बेचने वाला बना हुआ था। अच्छा, तब उसने प्लॉट दिलवाए थे हम। तो खुर्शीद का आपके परिवार में कैसे परिचय था पहले उसका? पहले परिचय ऐसा था, मैं नहीं जानती थी उसको, ना ही हमारे हस्बैंड जानते, मेरे मामा का दोस्त था वो। अच्छा, तब हम उसे जान गए थे। अच्छा, मामा का दोस्त था। तो आप लोगों के साथ अभी आपने औपचारिक बात में करती, आपने बगीचे भी रखे थे साथ में। हाँ। तो क्या बगीचे में वो भी हिस्सेदार था? हाँ, पार्टनरी में बगीचे लिए। ये बगीचा कहाँ पे था? एक गोजानी में था और एक चोरपानी में था। अच्छा, तो जब ये बगीचे होते थे तो कभी ऐसा मौका भी आता था कि आपके पति ना रहे हो तब आपकी आपस में बातचीत होती होगी, कभी ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही जाते थे माल के लिए, मैं तो जाती नहीं थी कभी। अच्छा, अब देखिए ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि इस मसले पर जब धर्म परिवर्तन की बात आती है लोगों के मन में ये सवाल है और मुझे पूछा है, मैं माफी चाहूंगा एक महिला से ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या वास्तव में कभी आप दोनों के बीच कोई ऐसे दोस्ताना संबंध रहे, बात की आपने, या आपके पति मौजूद ना रहे हो, बच्चे मौजूद ना रहे हो, कभी आप अकेले से मिलने गए हो, आपने कभी बात की हो, कभी ऐसा हुआ हो? क्योंकि आप चाहे भले झूठ बोलते हैं, क्या पता खुर्शीद इस बात को बोले, तो ये मसला कभी सामने आ सकता है, इसलिए मेरा सवाल है आपसे। नहीं, ऐसा कोई मसला मेरे उसके साथ नहीं था, बस एक हमारा वही था जो हस्बैंड का मेरे वो था उसका लेन देन। अच्छा, हाँ। अच्छा, यानी कि कभी भी आप उससे अकेले में नहीं मिली है, ये दावे के साथ कह रही हैं? जी, मैं नहीं मिलती थी। अच्छा, तो ये धर्म परिवर्तन वाले जब उसने कहा आपको कि मैं आपको धर्म परिवर्तन करो, तो ये उसने कब, कैसे और कहाँ पे कहा? ये खुर्शीद हमारे घर आया था सर। हाँ। पिछले महीने 16 तारीख को। हाँ। तो मेरे से ये बोला कि अगर तेरे को अपना प्लॉट वापस चाहिए, क्योंकि मैंने प्लॉट की मांग कर ली थी अपने आदमी से, मैंने कहा प्लॉट हमारा इसके कब्जे में वो खाली करवाओ। तो इन्होंने बात करी होगी इससे, तो ये तब मेरे घर आया था कि प्लॉट अगर तुम्हें चाहिए प्लॉट भी ले लो और अपनी गाड़ी भी ले लो, लेकिन मेरा जो कहना है उसको मान लेना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा बताओ, तो बोला कि अपना धर्म बदल ले, मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा। नहीं, तो धर्म परिवर्तन से क्या होता? वो प्लॉट दे देता, मेरा स्कूटी दे देता। मान लो आप धर्म परिवर्तन कर लेते तो उसका क्या जा रहा था? आप तो अपने घर रहती धर्म परिवर्तन करने के बाद भी, तो धर्म परिवर्तन क्यों चाहता था करवाना आपको? नहीं, तो वो ऐसा थोड़ी ना बोल रहा था यहाँ रहेंगे, क्योंकि उसने किसी से भाई साहब से हमारे ऐसा बोला था कि मेरा शादी करवाओ इससे। अच्छा, देखिए अब ये बात समझ में आ रही होगी कुछ, यानी कि वो आपसे शादी करना चाहता था, कुल मिला के ये बात कह रही है आप। तो ये बात आपसे सीधे कही उसने? नहीं, मुझसे नहीं कही, हमारे एक भाई साहब है रामनगर में, उनके यहाँ जाके बोली थी। अच्छा, तो वो भाई साहब इस बात की गवाही दे सकते हैं? जी। अच्छा, तब उसने कहा कि जब उसने आपको धर्म परिवर्तन के लिए कहा तो आपको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्या है, क्यों रहा है मेरे से धर्म परिवर्तन के लिए? नहीं, मेरे को समझ में आई, तो फिर मैंने गलत मतलब गाली भी बाकी उसको मैंने डराती निकाली। फिर मैंने 112 को फोन करा। अच्छा। मैंने कहा ये मेरे को ऐसा बोल रहा है, मैंने कहा अभी मैं इसको बताती हूँ, तो वो भाग गया। मेरे को मतलब ऐसे अंगूठा दिखाते हुए कि तेरे को तो अभी बताऊंगा, ऐसे भागा। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं झूठ बहुत बोलती हैं, अपने कोई बात आती है अपने को बचाने के लिए झूठ बोल देती हैं, क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन की बात एक सच है? जी बिल्कुल सच है, और मेरे पास इसका साक्षी भी है। देखिए, आपके 3 बच्चे हैं जी। तो अगर आपसे कोई कहे कि 3 बच्चे के सब खा के बोलो कि आप वास्तव में ऐसा बोला, तो आप बोल सकती हैं ऐसा? जी हाँ, मैं बोल सकती हूँ, और मेरा सबसे हाथ जोड़ का निवेदन भी है। बाकी मैं मानती हूँ महिलाएं झूठ बोल देती है अपने बचाव के लिए, अगर मेरे पर ज्यादा ही ऐसा प्रेशर ये लोग डालेंगे, क्योंकि यहाँ के गांव वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं, हमारे प्रधान जी और तालिब जी, तो मैं इतनी बदनाम इन्होंने मुझे कर दिया तो मैं आत्महत्या करूंगी। अच्छा, आपको ये ग्राम प्रधान कौन है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है जगदीश। जगदीश, ये कौन से सामलदे के ग्राम प्रधान? सामलदे के पश्चिम के ग्राम हैं, प्रधान। और ये पूरी सपोर्ट करते हैं सर। नहीं, आपको कहा कि बदनाम, तो किस टाइप का बदनाम किया उन्होंने आपको? इन्होंने मेरे पिछले दिनों मेरी गोद बनी थी, तो मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा मेरी गोद तोड़ दी सारी, आप लोगों ने कैसी बनाई है, उसको आके दोबारा सही करवाओ। तो इन्होंने पहले मुद्दा ये रखा था कि ये बदनाम कर रही है, खाली हमें वो कर रही है, खुर्शीद ने बनाई है इसलिए ये बदनाम कर रही है हमें। अच्छा। और गोद का ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी इस चीज के लिए कहा था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, क्योंकि प्रधान हमारे जो है वो उसका सपोर्ट करते हैं। नहीं, आपने कहा ना कि आपको बदनाम करते हैं लोग, आपको किस टाइप का बदनाम करते हैं लोग? आपके चरित्र को लेके बदनाम करते हैं, या आप ढंग से काम नहीं करती हैं, क्या बदनाम करते हैं?
बदनाम इस तरह को करते हैं कि एक मेरे मामा हैं, उनसे मेरी लड़ाई हुई थी, अच्छा उसको लेके मुझे बदनाम करते हैं। हालांकि मैंने अपने माँ बाप पे कोई ऐसा गलत आरोप नहीं लगाया था, सिर्फ लड़ाई का लगाया था। अच्छा, देखिए ये दरअसल एक मसला सामने आता है कि आज से 7-8 साल पहले इनकी छोटे मामा से इनकी लड़ाई होती है, इनकी क्योंकि इनको वहां रखा तो इनकी मामा ने ये ट्रैक्टर के आगे इनको खींचा कि हटाने से, तो उन्होंने कुछ बदतमीजी की, लेकिन बदतमीजी ऐसी थी कि लड़ाई झगड़े वाली। तो उन्होंने बोला कि मेरे मामा ने मुझे खींचा, तो जब वकील ने इस बात को डाला तो खींचने को छेड़खानी माना गया, तो एक प्रकार से बलात्कार की कोशिश माना गया। तो हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ये बात बोली नहीं है, मैंने कहा था कि मेरे मामा ने मुझे खींचा। खींचा था मामा ने, कोई गलत काम की बात नहीं कही थी मामा ने मेरे। तो दरअसल वो जो मामला था उसमें इन पे ये लगा कि इन्होंने मामा पे बलात्कार करने की कोशिश का आरोप लगाया है। जब इनको ये बात पता चली, क्योंकि ये अनपढ़ है, इनको ये बात पता नहीं है, लेकिन जब ये मामला खोला तो इन्होंने उसको बयान को वापस लिया। उन्होंने कहा कि मैं मामा पे इस तरह का आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरे मामा ने मेरे साथ खींचा था मुझे, लेकिन छेड़ा नहीं था। तो उस कारण से वो यानी उसको लेके कि औरतें झूठ बोलती है, इसी कारण से आपको ये आरोप बदनाम कर देते हैं मुझे यहाँ पे ये लोग। और मैं अपने मामा से भी बोलूंगी, मैंने कहा मामा का मेरा कोई मैटर नहीं है, मामा ने मुझे पैसे दे दिए थे मेरी जमीन के, तो मैंने वहां से जगह खाली कर दी थी। उसके बाद मेरे मामा से मेरी बोलचाल नहीं है, लेकिन और लोगों से मेरे संबंध है। अच्छा, तो क्या आपकी छवि ऐसी बता दी गई है कि आप एक लड़ाकू महिला हैं? जी हाँ, मुझे बस उस तरह का ही गाँव में सब लोग मानते हैं कि मैं लड़ाकू हूँ, क्योंकि मैं किसी के संग अन्याय नहीं देखती। अच्छा, यानी कि आप कोई गलत होता तो एकदम से आप सीधे बोल देती हैं? जी बिल्कुल बोलती हूँ, और इसी चक्कर में मैं औरों की लड़ाई में भी मैं घुस जाती हूँ कि कोई अगर पिटता हुआ हो या कोई धार का आगे मार रहा हो, मैं घुस जाती हूँ। तो मुझे लड़ाकू की तरह से बहस करते हैं। और अच्छा चलिए, अच्छा अब ये मामला आता है स्कूटी का। ये स्कूटी का क्या मसला है कि स्कूटी उसके कब्जे में है? वो स्कूटी किसके नाम से है? स्कूटी सर मेरे नाम से है। मैंने 2000 शायद पिछले साल 2 स्कूटी निकाली थी, जो एक मेरे हस्बैंड चला रहे हैं और नंबर भी उनके सेम है, और एक मैंने बेटे के लिए ली थी। देखिए, नंबर सेम का मतलब है कि जैसे मान लो कोई नंबर में एक अंक का अंतर है, ये है ना? हाँ। हमारे पास स्टैम्प वो 30 है, वो 31 है। हाँ। तो एक मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, जिससे खुर्शीद और खुर्शीद का मेरा लड़का, नहीं खुर्शीद का लड़का और मेरा लड़का माल ढो रहे थे आम का। उसके बाद उसने कहा मेरा बेटा सीखना चाह रहा है, तुम्हारी स्कूटी में रख लो चौहान साहब। इन्होंने बोला ठीक है, सीख जाएंगे तो दे देना। उसके बाद उसने दी नहीं हमें। अच्छा, ये आप लोग के संबंध इसी फसल की बात कर रहे हो? पिछले फसल की बात? पिछली फसल से ही हमारे संबंध खराब हो। हाँ, जो हमारे थे। लेकिन हमें इसने बहुत 80,000 की नुकसान पहुंचाई थी। 80,000 की नुकसान पहुंचाई थी। मालिक ने इस बात को खुद खुर्शीद के सामने बोला था। यानी कि आपका जो प्लॉट अपने मोहम्मद बस्ती में लिया था वहां पे, उस प्लॉट पे इसने कब्जा कर लिया। तो इसने क्या सोच के कब्जा किया है? इसने पता नहीं, इनसे पूछा था शायद चौहान साहब से कि जब मेरे पैसे आ रखे हैं और मैं बाद में हटा दूंगा उस गोट को, सिर्फ पैसों को लेने के मारे सरकार से। तो क्या वो जो प्लॉट था उसमें सारे पैसे आपने दिए या उसको में कुछ खुर्शीद ने भी मदद की है पैसों की? नहीं, वो पैसे मैंने दिए और मैं हर काम किस्त लेके ही करती हूँ। अच्छा, देखिए यानी कि उस मसले पर खुर्शीद ने कोई, हालांकि कई लोग मुझे कह रहे थे कि पूछो क्या पता खुर्शीद ने कुछ रकम पैसे दिए हो तब जाकर उसने कब्जा करने की कोशिश की हुई हो। अच्छा, दूसरा एक प्लॉट जो आपका यहाँ पर है, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग अभी? जिस घर में मैं रह रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जमीन मेरी बोने वाली है। हाँ। उस जमीन को भी वो बोल रहा है कि वो मेरी है। अच्छा, तो कागजों में किसकी जमीन है? कागजों में मेरी है, और जो मालिक हैं वो भी मेरे संग थाने गए थे। हाँ। उन्होंने भी इस बात की गवाही दी है कि खुर्शीद ने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी गोद बनाऊंगा। अच्छा। तो मेरा अंगूठा ले लिया था, क्योंकि इसके पास गोद के ऑर्डर प्रधान जी इसको ही देते हैं। अच्छा, यानी कि इस समय जब बैठे, इस जगह का नाम क्या है? यहाँ पे बबलिया। तो ये सांवलदे में बबलिया एक जगह है जहाँ इनकी लगभग 1.5 बीघा जमीन है, और इस जमीन के कुछ स्टाम्प पे खुर्शीद ने इनके कहे अनुसार एक अंगूठा, इनके जो मालिक थे यहाँ पे एक्चुअल अंगूठे के निशान लगवा दिए कि ये कहते हम गोल्ड बनाएंगे, पर वो गोल्ड के पेपर नहीं थे, वो स्टाम्प के पेपर थे, जमीनी कब्जे के पेपर थे। ये कहना चाह रही है। फिलहाल आपने सारी चर्चाएं सुन ली है, मैंने उन सारे मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है कि जैसे आरोप लगते रहे इन पे, कई लोगों ने कहा कि एक तरफा मामला तो नहीं है, धर्म परिवर्तन की जब बात आई है तो कुल मिला के अभी तक इस निष्कर्ष, इस इंटरव्यू से मैं बात समझ में आई मेरे को कि खुर्शीद का जमीन को लेकर कुछ लालच बना, उनकी गंदी निगाह की, जैसे ये बता रही है, क्योंकि निकाह की बात की, किससे बात की थी? निकाह की कौन थे वो रामनगर में है, मेरे भाई साहब भी लगते हैं, मेरे मेके के हैं, इरफान भाई। अच्छा, वो मुस्लिम है? हाँ, मुस्लिम। अच्छा, उनसे कहा कि मैं से निकाह करना चाहता हूँ, और जब वो यहाँ आए तो उसने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन तो कर ले, यानी कि कहीं से ये था कि धर्म परिवर्तन कर ले तभी मैं शादी करूंगी। अंतिम सवाल मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या किसी हिंदू संगठन के दबाव में, चूंकि वो मुसलमान है, इसलिए उसे फंसाने के लिए, डराने के लिए आपने धर्म परिवर्तन में कोई झूठा आरोप तो नहीं लगाया? नहीं, मुझसे किसी ने ऐसा नहीं कहा है,
कि अच्छा। तुम ऐसा आरोप लगाओ, ये मुझसे उसने बोला था, मैं तब ये उस बात को दोहरा रही हूँ। अच्छा, एक चीज और, ये सबसे बड़ी बात आई कि ढेला चौकी के जो इंचार्ज हैं विजयपाल सिंह जी, उनके सामने उसने ये बोला कि मैं आपके कपड़े उतरवा सकता हूँ, जी। खुर्शीद ने। जी, वास्तव में ये बात हुई थी? वास्तव में ये बात हुई थी। जब मैं पहले बार गई थी तो खुर्शीद ने ये बोला था कि अभी हुआ नहीं है, 9 महीने बाद होगा। मैं परसों बोल नहीं पाई, और फिर मैं जब दोबारा गई तो उसने ये बोला कि तेरे मैं यहीं खड़े खड़े कपड़े उतरवा दूंगा। अच्छा, ये 9 महीने बाद हुआ था, क्या मतलब है? ये हम पहली बार जब थाने गए थे, मैं बुलाया था, हाँ। प्रधान भी थे, संगत अली प्रधान थे, हाँ। और याले प्रधान थे जो अभी हैं। हाँ। इन सबके सामने उसने बोली, हालांकि ये लोग गवाही देंगे कि सब उसके सपोर्ट में है, हाँ। कि किसी ने उससे पूछा, मैं ऐसा निपट गया, बोले कहाँ निपटा, अभी नहीं निपटेगा, 9 महीने बाद निपटाऊंगा। अच्छा, 9 महीने का क्या मतलब था यहाँ पे? मेरे को सुना के बोला कि 9 महीने बाद निपटाऊंगा। अच्छा, 9 महीने बाद में, तो वो 9 महीने का सेंस क्या था यहाँ पे? ये तो मैं समझ नहीं पाई। मैंने हाँ। उसी टाइम चप्पल निकाली थी और मैंने मारने को उसको चढ़ी, तो मैंने दरोगा जी से कहा, मैं कहा दरोगा जी आपके सामने ये ऐसा बोल रहा है कि 9 महीने बाद होगा, तो आप समझ नहीं रहे हैं क्या बोल रहा है? तो दरोगा जी बोले आप आपस में लड़ लो, आप जाओ यहाँ से। अच्छा, 9 महीने मतलब उसका तरीका गलत था, मतलब जो, अच्छा, उसने गलत तरीके से उस चीज को इस्तेमाल मेरे किया। कान में को ही बोलते हुआ गया, तो औरों ने नहीं सुना, मैंने सुना, तो मैंने उस टाइम हंगामा कर दिया था वहीं पे। अच्छा। तो लेकिन दरोगा जी ने उस बात को भी वहीं दबा दिया, बोले अब हंगामा मत करो। अच्छा, अब चीज और, क्या कभी खुर्शीद ने इन गांव वालों को, पुलिस को ये बोला कि मेरा तो उसके साथ संबंध है, चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ बोला कभी लोगों को उसने? ऐसा इसने पूरे गांव में ही यही फैला रखी थी, क्योंकि हम तो गांव जाते नहीं, हमारा घर 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ। गांव में अंदर ये फैला रखी थी कि ना मेरे को तो वहाँ कोई रोक ही नहीं सकता, मेरा तो अच्छे संबंध है वहाँ पे। अच्छा, जी, मतलब उसने ये अफवाह फैला दी या कुछ भी फैलाया कि मेरे उसके साथ चक्कर है, चल रहा था? हाँ, ये है। ये भी बोला उसने कि चक्कर चल रहा है आपके जी, साथ? चक्कर चल रहा है मेरा उसके संग, ऐसा संबंध इनने वहाँ फैलाए थे गाँव में। अच्छा, तो देखिए, इस तरह की बातें होती हैं, कई बार कोर्ट में जाके मसले जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो आप बयान दे रही हो, भावना इस बयान से मुकर जाए आप? नहीं, मैं अपने बयानों से नहीं करूंगी। यानी जो वास्तव में हुआ है वही आप एक शब्द दोहरा रही हैं, ये कहना चाह रही हैं आप? जी, मेरे संग जो हुआ है वो मैं वही दोहरा रही हूँ, और मैं सबसे अपील भी कर रही हूँ, मुझे इंसाफ मिले। अच्छा, अब एक चीज, आप 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तो 2 दिन कब पूरे होने वाले हैं, और कब आप लोग वापस जाने वाले हो, और स्कूटी मिलने की संभावना क्या है फिलहाल अभी? सर, मुझे तो कुछ नहीं पता है, मेरे पास अभी कोई ऐसा जवाब भी नहीं आया, नहीं फोन आया। मैं 1 महीने से बराबर रामनगर जा रही हूँ, पर आज नहीं गई थी। अच्छा, ये मैं दोबारा से मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ कि विजयपाल सिंह जी के सामने उसने कहा कि मैं कपड़े उतरवा दूंगा, जी। तो उसमें चौकी इंचार्ज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया? फिर कैसे बोल रहे कि महिला के लिए? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि जो मेरे संग भाई साहब थे उन्होंने उनसे कहा कि सर आपके सामने ऐसी बातें बोल रहा है, तो बार बार हमसे ये कहता है तुम लड़ते हो तो यहाँ से चले जाओ। अच्छा। और मुझसे एक बात और बोले तुम कनिता कुछ भी कर लो, तुम कहीं भी पहुंच जाओ, जांच मेरे पास ही आएगी, तुम मेरी पूछ नहीं खुलवा सकती हो। और रामपुर में कोई उनके मामा नेता हैं, विधायक उनके विजयपाल जी के, हाँ। तो देखो मेरे मामा वो है, नेता है, और मेरी पूछ भी नहीं उखाड़ पाओगे तुम, जो तुमसे वो कर लेना। ये बात बिल्कुल सच है सर, मेरे पास मोबाइल नहीं था जो मैं रिकॉर्डिंग करती। देखिए, एक चौकी इंचार्ज पे इतना बहुत गंभीर आरोप लगाया है अनिता जी ने, फिलहाल इसकी सच्चाई की पुष्टि तो मैं इस मुद्दे पर, आज आपने अनिता जी का इंटरव्यू सुना है, उसके बाद में खुर्शीद जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं उनका भी, और चौकी इंचार्ज विजयपाल सिंह जी का इंटरव्यू आपके सामने पेश करूंगा, और जानूंगा कि वास्तव में ये सच जो है सामने निकल के आए, क्योंकि हमारा मकसद है कि एक एक सच सामने आए। अनिता जी ने जो कहा है ये उनके शब्द हैं, इस पर मैं अपनी ओर से कोई नहीं चीज में ला रहा हूँ, उनकी जो सच्चाई है वो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला, और मेरे मन में ये भी था कि धर्म परिवर्तन वाली जब बात आई, क्योंकि धर्म परिवर्तन वाली बात हमेशा लब जिहाद जैसे मुद्दों में आती है, और यहाँ इनका उससे संबंध क्या था क्या नहीं था, ये बड़ी चर्चा का विषय था। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ईमानदारी से हर वो सवाल पूछूं, और मैं एक देखो महिला से जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो उसका सम्मान भी आपको करना होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इन सवालों को पूछने की मुझे इजाजत दी है। सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, परसों हमें सीओ ऑफिस में भेजा गया था जी कि तुम्हारी जांच सीओ सर कर रहे हैं। सीओ सर छोटी सी जांच के लिए सीओ सर बीच में आ गए, लेकिन सीओ सर ने हमसे अब शब्द बोले। हम सीओ ऑफिस भी गए थे, हालांकि मेरे संग और लोग भी थे, कपिल भाई थे, बजरंग दल के भैया थे एक और, उनके सामने भी उन्होंने अब शब्द बोले, सीओ सर ने खुद बोले। अच्छा जी, देखिए, सीओ सर से बात करेंगे इस विषय पर। फिलहाल अनिता जी का मैंने इंटरव्यू लिया है, मैं अनौपचारिक बातचीत में पहले कहा कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ क्या, इजाजत है मुझको? और देखिए, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक महिला का हमें सम्मान करना होता है, उसके अंदर डिग्निटी होती है, लेकिन कठिन सवालों से वो चीज बाहर निकल के आती है, क्योंकि एक महिला के चरित्र का मुद्दा है, वो भी पहाड़ी मूल की और भी उत्तराखंड की, और हिंदुस्तानी महिला का चरित्र सामने आना चाहिए कि वो कितनी ईमानदारी से अपने बातों को रख पा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे पर खुर्शीद
साथ में चौकी इंचार्ज जो है ढीला के विजयपाल सिंह जी और सीओ सर भाकुनी जी, उन सबके इंटरव्यू में आपको सुनाऊंगा इस मुद्दे पे, क्योंकि मुद्दा वास्तव में बहुत गंभीर है। ये उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, ये हिंदुस्तानी महिला की अस्मिता का सवाल है, और एक गरीब परिवार की, जिसकी जमीन पर, जिसकी स्कूटी पर और साथ में जिसकी अस्मिता पर कब्जा करने की कोशिश की है खुर्शीद ने, बकौल जो आरोप इन्होंने लगाए। फिलहाल रवि के बिंदास बुद्ध देखने के शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये खबर, ये समाचार उन लोगों तक भी पहुंचे जो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। और हमें कठिन सवाल पूछने की आदत होनी चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, आरोपी हो, पीड़ित हो, ताकि सच सामने आए। फिर अरबी के बिंदास बुद्ध देखने के लिए शुक्रिया। और अनिता जी, आपको न्याय मिले अगर आप सच हैं तो, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो जो कहा वो सच हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई बात झूठ पकड़ी, क्योंकि झूठ का पैर नहीं होते, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला हो तो झूठ पकड़ में निश्चित रूप से आएगा। तो आप जो भी आपने अभी कहा वास्तव में सच था सब कुछ, वास्तव में सच था, लेकिन सर मैं तो औरों को नहीं कह सकती ना, मेरे लिए और क्या बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल ईमानदारी में रहना चाहिए, और झूठ के पांव नहीं होते, वैसे भी सच सामने आता है। खुदा के दर में देर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ईश्वर इनको न्याय जरूर दिलाएगा, और वास्तव में अगर ईमानदारी से इस तथ्य को सामने रखनी है तो हम भी चाहते हैं कि कोई न्याय मिले। फिलहाल रवि के बिंदास देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मैडम।